हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो तक हमने मॉडर्न हाइपोथेसिस के अंतर्गत केमिकल इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। अब बात करेंगे सेकंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में। तो पिछले वीडियो तक हमने केमिकल इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स के निर्माण तक हुआ था। इसके बाद आता है सेकंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जिसे बायोजेनिक कहा जाता है। तो सबसे पहले आता है कंडीशंस फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी जीवन की उत्पत्ति के लिए किस प्रकार की कंडीशंस या दशाएं उपस्थित होनी चाहिए। फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ एटलीस्ट 3 कंडीशंस आर नीडेड। तो जीवन की उत्पत्ति के लिए कम से कम 3 जो है दशाएं आवश्यक है। तो सबसे पहले आती है इसमें देयर मस्ट हैव बीन अ सप्लाई ऑफ रेप्लिकेटर्स, यानी कि इनमें प्रतिकृति कारकों की जो है वो इसमें आवश्यकता होती है, जैसे सेल्फ प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स, जैसे कि स्वयं अपने समान नए मॉलिक्यूल्स निर्मित करने वाले ऐसे अणु होने चाहिए। तो इनमें रेप्लिकेशन का गुण होना चाहिए कि ऐसे अणु कॉपी करके अपने समान नए अणुओं का निर्माण कर सके। तो सबसे पहली आवश्यकता यह है। दूसरी आती है कॉपिंग ऑफ दीज रेप्लिकेटर्स मस्ट हैव बीन सब्जेक्ट टू एरर थ्रो म्यूटेशन। तो इस प्रकार के जो रेप्लिकेटर्स उपस्थित होने चाहिए, उनके बाद में उनमें इनमें इस प्रकार का एरर आना चाहिए जो कि म्यूटेशन को प्रेरित करता है। तो ऐसे अणु जिनमें रेप्लिकेशन होता है और रेप्लिकेशन के दौरान इनमें म्यूटेशन या उत्परिवर्तन आवश्यक है, और उत्परिवर्तन के द्वारा ही इवोल्यूशन होता है। विदाउट म्यूटेशन जो है इवोल्यूशन का जो है संभव नहीं है। तीसरी इसमें आती है यह रिक्वायरमेंट, द सिस्टम ऑफ रेप्लिकेटर्स मस्ट हैव रिक्वायर्ड ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फ्री एनर्जी एंड पार्शियल आइसोलेशन फ्रॉम जनरल एनवायरनमेंट। फिर इसमें यह आवश्यकता आती है कि जो रेप्लिकेटर्स या प्रतिकृति कारकों का जो सिस्टम है, इनमें एक लगातार सप्लाई देने वाला फ्री एनर्जी का सोर्स होना चाहिए, और उसके साथ में ही इनमें पार्शियल आइसोलेशन यानी आंशिक पार्थक्य होना चाहिए उनके जनरल एनवायरनमेंट से। तो ये जनरल एनवायरनमेंट जो है, इनका जो सामान्य पर्यावरण है, उनसे ये आवश्यक है कि ये अलग होने चाहिए। तो सीधे ही उनके कांटेक्ट में ये नहीं हो सकते हैं। तो दो इनके अंदर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, फ्री एनर्जी की और पार्शियल आइसोलेशन की। द हाई टेम्परेचर इन अर्लियर वुड हैव फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ म्यूटेशन। तो जो प्रारंभिक पृथ्वी के ऊपर जो उच्च तापमान था, उसने म्यूटेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट थी या आवश्यकता थी, उसने टेम्परेचर ने ये आवश्यकता पूरी कर दी। इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर जब हाई था, तो इन अणुओं के अंदर जो रेप्लिकेट करने वाले अणु थे, इनमें म्यूटेशन होने की जो दर थी वो अधिक उपस्थित थी। इसके बाद आता है फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है, उन्हें कहा गया था प्रोटोबायोन्ट्स या प्रोटोसेल्स, यानी आदिम कोशिकाएं कहा गया था। तो ये आदिम कोशिकाएं या प्रोटोबायोन्ट्स क्या होते हैं? दीज आर एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ क्वाइट सिंपल लेबोरेटरी प्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चर। तो ये जो है सिंपल प्रकार की दो प्रयोगशालाओं में निर्मित दो संरचनाएं हैं, जिसमें पहली आती है ओपेरिन्स कोएसरवेट्स, ओपेरिन के द्वारा जो अवधारणा दी कोएसरवेट्स की, और दूसरी आती है फॉक्स माइक्रोस्फीयर्स, और फॉक्स के द्वारा दी गई थी माइक्रोस्फीयर की अवधारणा, विच पजेज सम ऑफ द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ प्रोटोसेल्स। और इन संरचनाओं के अंदर, यानी कि कोएसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर्स के अंदर कुछ आधारभूत जो है लक्षण थे, जो कि प्रोटोसेल्स या आदिम प्रकार की कोशिका के अंदर उपस्थित थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोएसरवेट्स की, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। द फर्स्ट हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय ओपेरिन इन 1920। और ये जो प्रोटोसेल्स की अवधारणा थी, ये सबसे पहले ओपेरिन ने जो है दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस अर्ली प्रोटोसेल कुड हैव बीन ए कोएसरवेट्स, यानी कि जो प्रारंभिक रूप में बनी हुई प्रोटोसेल्स थी, वो एक प्रकार से कोएसरवेट्स थी। These were non-living structures that led to formation of first living cells from which the more complex cells have today evolved। अब कोएसरवेट्स क्या थी कि ये इस प्रकार की निर्जीव संरचनाएं थी, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स थी, जिसके कारण फॉर्मेशन हुआ था प्रथम
जीवित कोशिका का, और उसके बाद में अधिक जटिल प्रकार की इस प्रकार की कोशिकाएं बनी जो कि आज उपस्थित है और उद विकास के दौरान बनी थी। Oparin assumed that a protocells consist carbohydrate, proteins, lipids and nucleic acids that built up to form a coicervates। तो ओपेरिन के अनुसार उन्होंने ये बताया कि प्रोटोसेल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड तथा न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित थे और उसके कारण जो है कोइसरवेट्स का निर्माण हुआ था। तो कोइसरवेट के अंदर ये जो है कंपोनेंट्स आवश्यक है। Such a structure could have consisted of a collection of organic macromolecules surrounded by a film of water molecules। और इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं इनमें ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कार्बनिक बड़े प्रकार के अणु थे, यानी बड़े कार्बनिक अणु उपस्थित थे इस प्रकार की संरचनाओं में। और ये जो है संरचनाएं एक जल की जो है पतली परत के द्वारा बाउंडेड थे या फिर ये घिरे हुए थे। तो पतली परत जो है जल की उपस्थित थी और उनके अंदर इस प्रकार के बड़े जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स या बड़े अणु जो है कार्बनिक उपस्थित थे। दिस अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल्दो नॉट अ मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट या व्यवस्था थी जल के अणुओं की, जो कि एक मेम्ब्रेन तो इसमें नहीं थे, यानी इनमें झिल्ली जो है वो उपस्थित नहीं थी, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल की परत जरूर थी। कुड हैव फंक्शनड एज फिजिकल बैरियर बिटवीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड देयर सराउंडिंग। और ये जो पानी की परत जो इनके चारों ओर उपस्थित थी ये एक भौतिक बाधा का कार्य करती है उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स और उनके सराउंडिंग यानी उनके एनवायरनमेंट के बीच में। तो भौतिक बैरियर का कार्य जो है ये जल के मॉलिक्यूल करते थे। तो ओपेरिन के अनुसार दी गई जो अवधारणा थी वो इस प्रकार से है कि ये जो छोटे छोटे गोल आकार के दिखाई देते हैं ये सभी कोएसरवेट्स थे और इनके अंदर जो है वो बड़े आकार के जो है कार्बनिक अणु उपस्थित थे। कोएसरवेट्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। और इस प्रकार के जो कोएसरवेट्स हैं ये लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में भी निर्मित किए जा चुके हैं। दे कैन सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब केमिकल्स फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर इन एंड इनकॉर्पोरेट देम इनटू देयर स्ट्रक्चर। और ये जो कोएसरवेट जो प्रयोगशाला में बनाए गए ये चयनात्मक रूप से केमिकल्स को एब्जॉर्ब या अवशोषित कर सकते हैं उनके चारों ओर उपस्थित जल से। और जो ये संरचनाएं एब्जॉर्ब करते हैं या केमिकल एब्जॉर्ब करते हैं ये उनको अपनी संरचना के साथ में जोड़ सकते हैं, यानी कि ये संरचनाओं के साथ में जोड़ लेते हैं। सम कोएसरवेट्स कंटेन एंजाइम्स दैट डायरेक्ट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ कोएसरवेट्स के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी विशेष प्रकार की केमिकल रिएक्शन को शुरू कर सकते हैं। तो इनमें एंजाइम्स भी उपस्थित होते हैं। बिकॉज दे लैक अ डेफिनिट मेम्ब्रेन नो वन क्लेम दैट कोएसरवेट्स आर अलाइव। तो कोएसरवेट्स जो है वो निर्जीव है या सजीव है ये कहा जाना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी ये नहीं कह सकता कि कोएसरवेट्स जो है वो सजीव है, क्योंकि इनके अंदर एक डेफिनिट मेम्ब्रेन या एक झिल्ली जो है उपस्थित नहीं थी, क्योंकि इनके चारों ओर केवल जल की एक परत थी, इनके ऊपर मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं थी। बट दे डू एग्जिबिट सम लाइफ लाइक कैरेक्टर। लेकिन इनके अंदर जो है कुछ जीवन के समान के कैरेक्टर्स या लक्षण जो है वो ये प्रदर्शित करते थे। दे हैव अ सिंपल बट कांस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर एक सरल प्रकार का संगठन है लेकिन कांस्टेंट होता है, यानी स्थायी संगठन इनमें पाया जाता है। दे कैन रिमेन इन सॉल्यूशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। और ये जो है कोएसरवेट्स ये किसी विलयन के अंदर अधिक समय तक जो है वो सेम या एक समान बने रह सकते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज इन साइज। और अब इनके अंदर ये एबिलिटी भी होती है कि इनका आकार भी ये बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जिस मीडियम में होते हैं उस मीडियम से कुछ केमिकल्स जो है वो सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ये अपना साइज जो है बढ़ा सकते हैं।
तो ओपेरिन के कोएसरवेट्स के बाद में दूसरी जो अवधारणा आती है वो है माइक्रोस्फीयर्स की या सूक्ष्म गोलिकाओं की। अनदर हाइपोथेसिस इज दैट अर्ली प्रोटोसेल कुड हैव बीन अ माइक्रोस्फीयर। तो इस हाइपोथेसिस या परिकल्पना के आधार पर यह कहा जाता है कि जो प्रारंभिक प्रोटोसेल या आदिम कोशिका थी वो एक प्रकार की माइक्रोस्फीयर या सूक्ष्म गोलिका हो सकती थी। द टर्म माइक्रोस्फीयर वाज गिवन बाय सिडनी फॉक्स। और ये जो टर्म है माइक्रोस्फीयर की ये सिडनी फॉक्स ने दी थी। अ माइक्रोस्फीयर इज ए नॉन लिविंग कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और ये माइक्रोस्फीयर जो होता है या सूक्ष्म गोलिका जो है ये कार्बनिक बड़े कार्बनिक अणुओं का एक नॉन लिविंग कलेक्शन है यानी निर्जीव संग्रहण है और विद डबल लेयर्ड आउटर बाउंड्री। और इसके जो है चारों ओर एक दोहरी परत जो है उपस्थित होती है। तो पिछले जो कोएसरवेट्स थे उनमें जल की परत उपस्थित थी, लेकिन इनके अंदर जो ये हाइपोथेसिस दी है इसमें इन्होंने कहा है कि इसके चारों ओर एक डबल लेयर बाउंड्री उपस्थित थी। सिडनी फॉक्स डेमोन्स्ट्रेटेड द एबिलिटी टू बिल्ड माइक्रोस्फीयर्स फ्रॉम प्रोटियोनॉइड्स। और सिडनी फॉक्स ने ये प्रदर्शित भी किया कि प्रोटियोनॉइड्स जो होते हैं उनके द्वारा माइक्रोस्फीयर्स का निर्माण किया जा सकता है। तो प्रोटियोनॉइड्स क्या होते हैं? तो प्रोटियोनॉइड्स आर प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ ब्रांच्ड चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स। तो प्रोटियोनॉइड जो है प्रोटीन के समान संरचनाएं होती है जिसमें अमीनो अम्लों की जो चेन या श्रृंखलाएं होती है वो ब्रांच के रूप में या शाखाओं के रूप में निकली होती है। तो ऐसे प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड की श्रृंखलाएं शाखाओं के रूप में निकली होती है उन्हें प्रोटियोनॉइड्स कहा जाता है। तो प्रोटियोनॉइड्स के द्वारा जो है इन्होंने माइक्रोस्फीयर्स का निर्माण किया। प्रोटियोनॉइड्स आर फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स एट ए टेम्परेचर ऑफ 180 डिग्री सेल्सियस। तो प्रोटियोनॉइड्स का जो निर्माण है ये डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण के प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है जो कि अमीनो एसिड्स की निर्जलीकरण की क्रिया होती है। तो अमीनो एसिड की निर्जलीकरण करके उसे 180 डिग्री सेल्सियस पर निर्जलीकरण करके प्रोटियोनॉइड्स का निर्माण कर सकते हैं। फॉक्स showed that it is possible to combine single amino acid into polymers of proteinoids। तो सिडनी फॉक्स ने ये प्रदर्शित किया कि सिंगल अमीनो एसिड को पॉलीमर्स के रूप में जो है जो कि प्रोटियोनॉइड्स है उनके अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने सिंगल प्रकार के जो अमीनो एसिड एकल अमीनो एसिड्स थे उनके पॉलीमर्स बना के प्रोटियोनॉइड्स के रूप में प्रदर्शित किया। He also demonstrated the ability to build microspheres from these proteinoids। और उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि इन प्रोटियोनॉइड्स के द्वारा माइक्रोस्फीयर्स का निर्माण कैसे होता है। तो उन्होंने ये भी इसे प्रदर्शित किया। Fox observed small spherical cell-like unit that had arisen from aggregation of proteinoids। और फॉक्स ने ये देखा कि छोटे गोल कोशिका के समान जो यूनिट या इकाइयाँ हैं ये जो है प्रोटियोनॉइड्स के एग्रीगेशन या प्रोटियोनॉइड्स के सम्मेकन से या एकत्रित होने से जो है निर्मित होती है। तो उन्होंने प्रोटियोनॉइड्स के मिलने से स्फेरिकल गोल जो है कोशिका के समान यूनिट भी जो है वो देखी थी। दीज मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स वर कॉल्ड प्रोटियोनॉइड माइक्रोस्फीयर्स। और ये जो एग्रीगेशन से बने थे प्रोटियोनॉइड के एग्रीगेशन से इन मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स को उन्होंने प्रोटियोनॉइड माइक्रोस्फीयर्स कहा था। थैंक यू सो मच। इसके बाद का अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।